Hello students, this is Renu Sharma with class 9th topic matter in our surrounding. First of all, we have to know what is matter. Let's start about the matter. Matter is anything which occupies space and has mass, means any substance. कोई भी substance यदि space को occupy करता है और mass रखता है तो आप उसे matter कह सकते हैं. ठीक है. Classification of the matter. मैटर जो है उसको क्लासीफाई किया गया है. अब हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में बहुत से सब्सटेंस होते हैं जिन्हें आप मैटर की तरह से कंसीडर करते हैं, तो सभी को एक एक करके पढ़ना इजी नहीं होता, इसीलिए उनको क्लासीफाई करना पड़ता है. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन एनिशियंट टाइप में, पुराने टाइम में फिलोसफर ये कहते थे कि जो मैटर है वो बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिनको पंच तत्व के नाम से जाना जाता है. धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और डेवलपमेंट के साथ न्यू जो डेफिनेशंस हैं वो आई. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर को क्लासीफाई किया गया. जो उनकी फिजिकल स्टेट है, बाहर से जो अपीयरेंस होती है, उसके बेसिस पर मैटर को क्लासीफाई किया गया: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बेसिकली 3 ही है, वैसे 5 है, कई बुकों में आपको 5 मिल जाएंगी. उसमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो भी इंक्लूड है. उसके बाद बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन. यदि केमिकल नेचर के बेसिस पर मैटर को क्लासीफाई किया गया तो उसके लिए 2 मेन चीज़ें आई. वन इज़ द प्योर सब्सटेंस, अनदर इज़ द मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया. वन इज़ द एलिमेंट एंड अनदर इज़ द कंपाउंड. और फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन फर्दर भी है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. मिक्सचर जो है वो 2 तरह के होते हैं. वन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, अनदर इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली मिक्सेबल होते हैं एक दूसरे के अंदर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिन्हें आप किसी भी फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं. उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल सैंड को यदि आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कहता है कि मैटर की जो फिज़िकल नेचर है वो कैसी है. फिज़िकल नेचर के मेन बेसिक 5 पॉइंट है. पहला ये है कि मैटर जो है वो किससे, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. मतलब कि जितने भी मैटर्स होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आप उसको पार्टिकल का नाम दे सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो सभी के सभी टिनी होते हैं, स्मॉल होते हैं. ठीक है. और जो मैटर है उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में. और जो चौथा पॉइंट है वो पार्टिकल जो मैटर है वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. मतलब स्टेबल नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं. दे आर कीप मूविंग कॉन्टीन्यूसली. एंड 5th पार्ट इज़ द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. अब ये कहता है कि हमने क्या किया है, बीकर के अंदर पानी लिया है और इसका लेवल आपने क्या कर लिया, चेक कर लिया. आप डिज़ोल्व कर दिया. कुछ एक साल्ट आप ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड की सहायता से. तो जो साल्ट है वो क्या करता है, डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर. लेकिन जो लेवल होता है वाटर का वो चेंज नहीं होता. इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल होते हैं वाटर के वो क्या होते हैं, इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द वाटर के पार्टिकल के बीच के अंदर जाकर एडजस्ट हो जाते हैं. ये बात ये बताता है कि जो मैटर है वो किसका मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल का बना हुआ है. मीन्स जो आपके पास वाटर था वो भी क्या है, पार्टिकल है. ठीक है. और जो आपके पास क्या है, शुगर है, वो भी किसकी तरह से एक्ट करता है, पार्टिकल की तरह से एक्ट करता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अनदर थिंग इज़ द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी. मीन्स जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या फिजिकल स्टेट है किसकी, मैटर की, वो क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मैटर के वो क्या होते हैं, बहुत ही टिनी होते हैं, स्मॉल होते हैं. इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं और उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्या डाल देते हैं, क्रिस्टल्स डाल देते हैं, जिससे उसका डार्क पिंक कलर आता है. पोटेशियम परमैंगनेट को नॉर्मल क्या कहते हैं, लाल दवा भी कहते हैं. अब कहता है इसमें से 10 ml सॉल्यूशन आपने ले लिया और 90 ml कोई वाटर था, प्योर वाटर, उसके अंदर आपने इसको डाला तो 100 ml आपके पास आ गया. उसका कलर जो है वो लाइटर हो गया. इसी प्रोसेस को यदि 5 to 6 टाइम आप करते हैं तो लास्ट तक जो बीकर है उसके अंदर कलर जो है पिंक मेंटेन रहेगा, डिसअपीयर नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक क्रिस्टल का पार्टिकल है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही टीनी है. बिलियन ट्रिलियन पार्टिकल्स होते हैं. इसी वजह से 5 to 6 टाइम या 10 टाइम अगर आप क्या करते हैं, स्मॉल ड्रॉप भी इसकी डालते हैं तो वो भी क्या करता है, समवट कलर उसको
देगा। इट मीन्स ये है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो सारे के सारे क्या होते हैं, टिनी होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो है पार्टिकल जो मैटर के होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसके लिए जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने पढ़ी थी वही एक्टिविटी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि आपने एक बीकर के अंदर पानी ले लिया, उसके लेवल को मार्क कर लीजिए। अब उसके अंदर क्या कर दीजिए, शुगर या साल्ट डिज़ोल्व कर दीजिए। डिज़ोल्व करने के बाद इसके वाटर मार्क को दोबारा से आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि पहले वाले में और लास्ट आफ्टर डिज़ोल्वेशन जो मार्क है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल किसके, शुगर और साल्ट के थे, वो डिज़ोल्व तो हो गए लेकिन उन्होंने कोई स्पेस गेन नहीं किया। इसका क्या कारण है कि जो पार्टिकल्स थे किसके, सॉल्वेंट के या किसके, वाटर के, उसके बीच के अंदर जो पार्टिकल हैं किसके, शुगर और साल्ट के, वो वहाँ पर एडजस्ट हो गए। इट मीन्स क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। इस एक्टिविटी से आप इस बात को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, देखिए पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक बीकर लीजिए, बीकर के अंदर वाटर लीजिए, वाटर के अंदर एक दो इंक की ड्रॉप आप डाल दीजिए। अब आपको उसको स्टिर नहीं करना है और उसको मूव नहीं कराना है, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे कि यूनिफॉर्मली जो इंक है वो क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है सारे के सारे बीकर के अंदर। और आप ये देख सकते हैं कि कहीं भी आपको कलर डिसअपीयरेंस या फिर कम या ज़्यादा कलर आपको दिखाई नहीं देगा। उसका कारण क्या है कि अपने आप वो किस प्रकार से डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि अपने आप डिज़ोल्व होने का कारण ये है कि जो पार्टिकल्स हैं किसके, सॉल्वेंट के, वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एज वेल एज जो इंक के पार्टिकल हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कीप मूविंग, मूव करते रहते हैं। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। सॉलिड के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट धीरे होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है और गैसेस के अंदर बहुत ही फास्ट होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहता है कि पार्टिकल्स जितने भी मैटर के अंदर होते हैं वो टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर होती है, लिक्विड है तो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और गैस है तो बहुत ही कम उसके अंदर क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने आयरन नेल का, चाक के पीस का और रबर बैंड का। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक हैमर लीजिए, हैमर की सहायता से आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश कीजिए। उसी हैमर से आप क्या करेंगे, चॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि आयरन नेल को तोड़ना इतना आसान नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, क्लोजली पैक हैं या एक दूसरे के साथ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। तबकि चाक जो होता है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है। रबर बैंड को हैमर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको कट या स्ट्रेच करके देख सकते हैं उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल की वजह से उसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन पार्टिकल्स जो है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी सफिशिएंट है कि स्ट्रेच करने से वो टूटता नहीं। ठीक है, ये क्या है कि जो पार्टिकल है मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ के लिए इस एक्टिविटी को दिखाया गया है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है अपना वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। वेल नोन स्टेट्स हैं ये और आप लोअर क्लासेस में भी इसको पढ़ते हैं। मेनली 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है उसको चेक करेंगे। तो सॉलिड जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है और जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है। इसी वजह से इनको क्या नहीं किया जाता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो भी मिनिमम है, उसे आप देख नहीं सकते। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर वो मैक्सिमम होती है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो लीस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड के अंदर भी क्या नहीं होता, डिफ्यूज़न नहीं होता। सॉलिड पार्टिकल के अंदर भी डिफ्यूज़न होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं। इस वजह आप उसे एक लाइफ टाइम के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है सॉलिड के अंदर वो बहुत ही लीस्ट होता है, कम होता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो फिजिकल स्टेट है हमारे पास वो है लिक्विड। लिक्विड के अंदर डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में इसमें डाला जाता है उसी कंटेनर की ये शेप ले लेता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, फिक्स रहता है। जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में वो इंटरमीडिएट होता है, मीन्स सॉलिड से ज़्यादा होता है स्पेस और गैसेस के कंपेरिजन कम होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो स्पेस होता है वो इंटरमीडिएट होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट होती है। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम और एज़ कम्पेयर टू
गैस ज़्यादा, ठीक है, और जो मूवमेंट्स होता है पार्टिकल के अंदर वो भी इंटरमीडिएट होता है। इसी वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ़्लो करते हैं, ठीक है। तो जो फ़्लो है वो क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड्स की। और फ्लो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। कंप्रेसिबल ना के बराबर होते हैं लेकिन होते हैं कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। ये कंप्रेसिबल सॉलिड ये कंप्रेसिबल होते हैं। और इसके अंदर डिफ्यूज़न जो होता है सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न देखने को आपको ईजिली मिल सकता है, आप उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस। गैसेस जो होती हैं ना उनकी डेफिनेट शेप होती है, ना उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। होल स्पेस जितना कंटेनर में है सारा का सारा ऑक्यूपाई करेगी, ऐसा नहीं है कि यदि मान लीजिए आपके पास 5 लीटर का क्या है कंटेनर है और आप सिर्फ 1 लीटर उसमें गैस भरते हैं तो वो 1 लीटर की जगह ही रहेगी, बाकी जगह खाली रहेगी, ऐसा नहीं है। वो 5 लीटर का जो पूरा स्पेस है उसी को ऑक्यूपाई करता है। जो स्पेस होता है पार्टिकल के अंदर वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है। इस वजह से एक पार्टिकल कहीं और एक पार्टिकल कहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है, इनके अंदर मिनिमम होती है। और जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स के अंदर वो मैक्सिमम होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यदि आपने इसी रूम के अंदर एक साइड परफ्यूम स्प्रे किया है तो वो कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर नहीं सेकंडों के अंदर पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। वो एक एग्जांपल है किसका, कि वो मैक्सिमम मूवमेंट शो करते हैं। मोस्ट कंप्रेसिबल होता है, बेस्ट एग्जांपल एलपीजी है। आप गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई भी कर सकते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी होती है, घरों में गैस जो यूज़ की जाती है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो मैक्सिमम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए डायग्राम दिखाया हुआ है, इसके अंदर पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं। गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी दूरी पर हैं और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। ये लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट और सॉलिड के अंदर देखिए बिल्कुल ना तो स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर जो पर्टिकुलर क्या होता है, जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर सिंपल क्या होगा, इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। लिक्विड जो है वो बल्क के अंदर होता है। बल्क का मतलब ये नहीं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलग, ये देखिए इसमें छोटे छोटे बल्क मिले हुए हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें ये बल्क आएगा। बल्क का मतलब होता है ग्रुप के अंदर। इस प्रकार ग्रुप के अंदर इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से किसी प्रकार से कनेक्शन नहीं होता। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये मिल सकते हैं, जैसे कि O2 H2। ये हो सकता है कि एक के साथ दूसरा पार्टिकल अटैच हो, ठीक है। सॉलिड के अंदर पैटर्न जो है वो देखिए बिल्कुल क्या है, रेगुलर पैटर्न है, सिमेट्रिक पैटर्न है। लिक्विड के अंदर ये पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और गैसेस के अंदर रैंडम पैटर्न है। मींस मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अंदर मिनिमम मूवमेंट है। इस वजह से ये क्या है, एक आपको अरेंजमेंट जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें दिखाई देंगे। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा रैंडम जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो ज़्यादा होता है, इस वजह से आपको रैंडम अरेंजमेंट दिखाई देगा। और गैसेस के अंदर कोई इस प्रकार का अरेंजमेंट दिखाई नहीं देता क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट वो शो करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है चेंज ऑफ द स्टेट। क्या कहता है कि चेंज जो होती है, स्टेट जो होती है वो एक से दूसरे के अंदर चेंज हो सकती है। क्या, बिल्कुल। जो स्टेट्स होती हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, 5th क्लास से पढ़ते आते हैं कि जो वाटर है, वाटर सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी होता है। वाटर की तरह बहुत से मैटर ऐसे होते हैं जो कि इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, या किसी भी मैटर को आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सॉलिड को यदि हीट करते हैं तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गैस को कूल करते हैं तो वापस लिक्विड, और फर्दर उसकी कूलिंग करते हैं तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल इसका आइस है। आइस सॉलिड स्टेट के अंदर आपने इसको हीट किया तो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। फर्दर लिक्विड स्टेट को हीट करते हैं तो गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आइस है। आइस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, पास हैं एक दूसरे के साथ, और ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की जगह पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर रहे हैं। अगर इसको मेल्ट कर दिया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मींस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए वो किस स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से लिक्विड से जब गैसियस स्टेट के अंदर जाते हैं तो पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट्स जो होता है वो बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। गैसियस स्टेट को फर्दर बॉयल यदि करते हैं तो ये वेपर है, वेपर के बाद किसके अंदर, स्टीम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए वही चीज़ जो कि मैंने आपको पीछे बताई है, चेंज ऑफ द मैटर, ये इसमें बताने लग रहा है कि इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है। इसके अंदर अरेंजमेंट जब क्या हो जाता है, समवट रैंडम हो जाता है, तो एक इसके अंदर लिक्विड स्टेट के अंदर, और बिल्कुल ही क्या हो जाता है,
डिस्टर्ब हो जाता है तो ये किसके अंदर, वेपर स्टेट के अंदर है, और बिल्कुल ही दूर दूर हो जाते हैं तो ये किसके अंदर, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर, लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। एक स्टेट जो होती है मैटर की इंटर कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद इंटर कन्वर्जन तीनों स्टेट का वही है, और लेकिन इनमें यहाँ पर प्रोसेसेस के नाम दिए गए हैं। यदि सॉलिड किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो हम इसको फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड यदि क्या कहता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको वेपराइजेशन कहा जाता है। और अगर कहते हैं कि गैस जो होती है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसको सब्लिमेशन, और अगर सॉलिड सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अगर गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। दीज आर द टर्म्स। चलिए आगे देखते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग किसके अंदर क्या कहा जाता है, मेल्टिंग प्रॉपर्टी है मैटर की। और मेल्टिंग किसे कहेंगे, फ्यूज़न को आप मेल्टिंग कह सकते हैं। आप इसे मेल्टिंग भी कह सकते हैं और फ्यूज़न भी कह सकते हैं। मेल्टिंग और फ्यूज़न एक ही बात होती है, मतलब कि एक सॉलिड को आपने हीट किया है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो मूव करने लगते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड जो होता है वो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को आप मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग को आप क्या कह सकते हैं, फ्यूज़न भी कह सकते हैं। एक कितना टेम्परेचर चाहिए किसी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है, लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि चाहिए आपको 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस हीट को आप क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर देखिए आइस है, आइस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पर आप थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं कि किस टेम्परेचर पर जो आइस है वो किसके अंदर, वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होती है, देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की। मीन्स जो हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ी है स्टेट के अंदर वही है। बॉइलिंग के अंदर आपने क्या किया है, एक लिक्विड को हीट किया है, और इतना हीट करते हैं हम लिक्विड को कि लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, फास्टली वो मूव कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। और लिक्विड जो है वो बॉयल करता है, बॉयल करने के बाद उसके सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, लिक्विड के, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, वेपर जनरेट होना या बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग जो होती है वो बल्क में होती है, ये मैं प्रीवियसली भी आपको बता चुकी हूँ। बल्क का मतलब क्या होता है, वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड स्टार्ट कर दे बॉइलिंग, उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन के अंदर यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो 100 प्लस में 273 373 केल्विन के बराबर इसका टेम्परेचर होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कितने हीट एनर्जी आपको चाहिए 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, ठीक है। ये इसके अंदर अपरेटस सेटअप दिखाया हुआ है, किस प्रकार से आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बिकर है, बिकर के अंदर आपने क्या किया है, 1 kg वाटर लिया है। ये बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करने के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है। जब वाटर क्या करता है, बॉईल करता है, उस दौरान आप लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, और ये आपको क्या बताएगा, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। बिकर है, बिकर के नीचे बंसन बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके अंदर वायर गेज है, ये यहाँ पर क्या होता है, स्टैंड होता है, थर्मामीटर स्टैंड, ठीक है। इस प्रकार से इस पूरे अपरेटस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड का क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद है सब्लिमेशन, ये इंटर कन्वर्जन है सॉलिड का किसके अंदर, गैस के अंदर। मीन्स जब क्या कहता है कि सॉलिड सीधा का सीधा किस में, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कैम्फर का, नेप्थलीन का, एंथ्रेसीन का, अमोनियम क्लोराइड का इसमें लिया हुआ है पाउडर फॉर्म। ये चाइना डिश है, चाइना डिश के नीचे बंसन बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। चाइना डिश के अंदर हमने क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड का पाउडर रखा है, ठीक है। इसको हीट करते हैं। ये हमारे पास फनल है, फनल के ऊपर जो ये यहाँ पर नोज़ल है, इसके ऊपर आपने कॉटन प्लग लगा दिया है ताकि वेपर जो है वो बाहर ना जाए। इन्वर्टेड फॉर्म में इसको इसके ऊपर डाल दिया जाता है, इसको हीट करते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि फनल जो है वो सारा का सारा वाइट हो जाएगा। कारण क्या है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, और वो वेपर जो है वो कंडेंस होकर क्या हो जाते हैं, इसकी वॉल पे, फनल की वॉल के ऊपर
सेट हो जाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड ये सब्लिमेशन प्रोसेस आप करके देख सकते हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूल्स। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देती हूँ। सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ अरेंज है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर मैक्सिमम है और जो स्पेस होता है वो कम होता है। बट जब हम इसको हीट करते हैं, आपने हीट किया तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी हट जाती है, मतलब कि एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है इनका और मूवमेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसी प्रकार लिक्विड से जब गैस के अंदर जाते हैं तो मूवमेंट बढ़ जाता है, स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैस। यदि हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं किसी गैस के ऊपर तो क्या होता है, देखिए यदि हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, देखिए लिक्विड जो होता है वो लेस कंप्रेसिबल, मैक्सिममली कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस। तो हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो प्रेशर आप किस पे बढ़ा सकते हैं, प्रेशर से बढ़ा सकते हैं गैस पर, जिससे कि गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका बेस्ट एग्जांपल है। किसी भी अगर गैस को आप लिक्विफाई करना चाहते हैं या सॉलिडिफाई करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम उसको प्रेशर देना पड़ता है और लोवेस्ट उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। ये एसेंशियल कंडीशन होती है किसी भी गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई या सॉलिडिफाई करने का। तो बेस्ट एग्जांपल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी गैस जो है इसका एग्जांपल है। यदि आपने गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कारण गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और इतने सफिशिएंटली पास आ जाते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके बराबर हो जाता है, जिस वजह से गैस जो है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। यदि प्रेशर हटाया जाता है तो गैस वापस किसके अंदर, गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है गैस की लिक्विफिकेशन को। इसी तरह से ड्राई आइस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हाईली कंप्रेस करते हैं तो वो किसके अंदर, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ड्राई आइस, जब आइस मेल्ट होती है तो वो क्लोज जो है वो वेट होते हैं, बट इन केस ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसे ड्राई आइस इसलिए कहते हैं कि यदि इसको कपड़ों पे रखे जाए तो ये मेल्ट होने पर क्या नहीं होते, कपड़े गीले नहीं होते। कारण क्या है कि ये डायरेक्ट सब्लिमाइज होती है, इसका फ्यूज़न या मेल्टिंग नहीं होता है। ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि प्रेशर के आपको देखने पर मिलेंगे गैसेस के ऊपर। उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है, देखिए कोई भी लिक्विड यदि वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं। देखिए बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है। इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो किसी भी टेम्परेचर पर होता है। दूसरी बात ये सरफेस के ऊपर होता है, इसको एक्सटर्नल अगर हीट है तो वहाँ से अब्जॉर्व करके और क्या कर सकता है, इवेपोरेट कर सकता है। बट वेपर यदि आपको बनाने हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसके अंदर जब वेपर या स्टेट चेंज होती है उसके अंदर आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, लिक्विड जो होता है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पर। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा क्लाउड फॉर्मेशन, उसके अंदर बताया जाता है किसी सरफेस से वाटर जो होते हैं वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि उड़ जाता है। उसका कारण क्या है, एक नेचुरल टेम्परेचर है, नेचुरल टेम्परेचर पर सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल किसके अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वही पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इवेपोरेशन जो होते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देखिए इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन को फैक्टर इफेक्ट करते हैं इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे ही इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। इसीलिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एक तो हमारे पास कप के अंदर चाय है, एक सॉसर जिसे प्लेट कह सकते हैं आप, उसके अंदर आपने चाय डाली है तो जो सॉसर वाली चाय है वो जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू कप टी। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। इस वजह से सॉसर या प्लेट में डाली हुई चाय जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू कप। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, एक तो मान लीजिए सर्दी का मौसम है और एक गर्मी का मौसम है। सर्दी के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मी के मौसम में। कारण क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होता है। इस वजह से समर्स के अंदर जो क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। दूसरा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन।
ह्यूमिडिटी का मतलब यदि मान लीजिए आर्द्रता है, आर्द्रता मतलब वेपर जो होते हैं एयर के अंदर मिक्स होते हैं आफ्टर द रेनी सीजन या इन द रेनी सीजन आप ये कह सकते हैं। ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो इवेपोरेशन को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। लास्ट है इंक्रीज़ इन द विंड स्पीड। देखिए जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन, क्योंकि जो विंड होती है उसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है और इवेपोरेशन को मतलब पार्टिकल्स को इवेपोरेट करवाने के लिए एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है। एनर्जी ट्रांसफ़र होने के कारण ही पार्टिकल वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं और कूलिंग जनरेट करते हैं। तो कूलिंग जो है या फिर इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए विंड की स्पीड का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए कपड़े जो होते हैं वो हवा यदि चलती है ड्राई एयर तो जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू मानसून। मानसून के अंदर भी हवाएं चलती हैं और गर्मी के अंदर भी हवाएं चलती हैं, तो दोनों के अंदर कपड़े सूखने में टाइम क्यों लगता है, उसका कारण ये है कि जब क्या होती है विंटर ह्यूमिडिटी होती है उस दौरान इवेपोरेट जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो वेपर जितने बाहर निकलते हैं उतने ही इनटेक होते हैं विद इन द क्लॉथ इन केस ऑफ रेनी सीजन। बट इन केस ऑफ ड्राई सीजन और समर सीजन ऐसा कुछ नहीं होता। एयर जो होती है वो कम्प्लीटली ड्राई होती है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ड्राई एयर होती है, तो पार्टिकल जब क्लोथ्स में से पास होते हैं तो वो अपने साथ क्या करते हैं, वेपर जो होते हैं वो लेकर जाते हैं, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। कौन, जो वेपर प्रेजेंट होते हैं क्लॉथ के अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे किससे, विंड से, जिसकी वजह से कूलिंग जनरेट होगी और कपड़े जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं जल्दी इवेपोरेशन के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। इवेपोरेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है, ये सरफेस है, इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, H2O मॉलिक्यूल है। ये सरफेस पे से क्या कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। इट इज़ द इवेपोरेशन, सरफेस के ऊपर होने वाली प्रोसेस है, ये दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, मीडियम एनर्जी और लोअर एनर्जी रिमेन एज लिक्विड। ये मैंने आपको बताया था कि सरफेस फिनोमिना है तो इवेपोरेशन कहाँ होगी, सरफेस पर होगी। सब नीचे वाले जो पार्टिकल है, मीन्स ये इवेपोरेट हो गए तो ये जो नीचे वाले पार्टिकल हैं ये इनकी जगह ले लेंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या कह सकते हो आप, मीडियम एनर्जी होते हैं और पुल्ड बैक इनटू द वाटर, ठीक है। कुछ एक तो वापस चले जाते हैं और कुछ और इवेपोरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, बट नीचे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिमेन किसके अंदर, लिक्विड के अंदर ही रहते हैं और इवेपोरेशन के लिए रोल प्ले नहीं करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है। उसके बाद इवेपोरेशन काजेज अ कूलिंग। देखिए इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग काज करता है। इसके 2 एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। पहला एग्जांपल तो ये दे चुकी हूँ कि सॉसर के अंदर जब हम क्या डालते हैं, चाय डालते हैं, तो चाय जो होती है वो ठंडी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो इवेपोरेशन बढ़ने से क्या होता है, कूलिंग जनरेट होती है। जब कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है, जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट सराउंडिंग से और इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स उन्होंने बाहर से, सराउंडिंग से क्या की है, हीट को एब्जॉर्ब किया। इस वजह से बाहर जो वाला जो पार्टिकल है उनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, लो हो गया, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कूलिंग जनरेट करता है। पीपल स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट मेक द होल सरफेस कूल। देखिए कहता है कि बाहर सरफेस जो होता है उसके ऊपर वाटर या पानी छिड़कने का मेन कारण क्या होता है, उसका कारण ये है छिड़काव का कि जितना पानी आप उसमें डालते हैं तो लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो सरफेस से क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होने के कारण जो ग्राउंड है जहाँ पर पानी आपने फैलाया है या छिड़काया है वहाँ पर कूलिंग जनरेट हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग समर, जब हम गर्मियों के अंदर कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहने जाते हैं, उसका कारण यही है कि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो स्वेट को, मतलब जो पसीना है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो आउटर एनवायरनमेंट, बॉडी जो होती है उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी की हीट जो है वो क्या होती है, लॉस होती है। बॉडी की हीट लॉस होने के कारण कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। इसीलिए समर में प्रेफर किया जाता है कि कॉटन क्लॉथ्स जो है वो वियर किए जाएँ और इसी प्रोसेस के ऊपर क्या चलती है, कूलिंग चलती है। कूलिंग वर्क करता है, ये वार्म एयर है और यहाँ पर क्या है, लिक्विड पार्ट है। तो वार्म एयर जब पास आउट होती है तो लिक्विड जो होते हैं वो इससे क्या ले लेते हैं, हीट ले लेते हैं। हीट लेने से, हीट एब्जॉर्ब होने से इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा और अब ये एयर क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। और इसी प्रोसेस के ऊपर जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो वर्क करते हैं। चलिए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर ये वार्म एयर है। वार्म एयर जो है उसके अंदर हाई एनर्जी है या हीट है। जब इसको किस में से, एक वेट सरफेस में से गुजारा जाता है। वेट सरफेस के अंदर क्या है, वेपर्स है। वेपर इसकी हीट को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उड़ जाते हैं। मतलब जो लिक्विड था उसने इसकी हीट को अब्जॉर्ब कर लिया और इवेपोरेट हो गया, ठीक है। नाउ दिस एयर बिकम
कूल, बिकॉज इसके अंदर से क्या हो गया, हीट जो है वो लॉस हो गई। चलिए देखते हैं डेजर्ट कूलर का डायग्राम, ये किस प्रकार से इसको दिखा रहा है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो वार्म एयर है, बाहर की जो एयर है वो आ रही है, फिल्टर के अंदर क्या भरा हुआ है, ये पंप है, वाटर टैंक जो है वो पंप से पानी ले जा रहा है और इस फिल्टर में से क्या कर रहा है, रेगुलरली इसको पास आउट करा रहा है। तो जो वार्म एयर है वो इसमें से पास हो रही है, वार्म एयर से हीट ये जनरेट करेगा, ठीक है। हीट किसने ले लिया, वाटर ने ले लिया, वाटर ने जितना हीट अब्जॉर्ब की उतने वेपर जनरेट हो गए और बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग वाटर था वो नीचे वापस टैंक के अंदर आ गया और जो एयर अब आगे पास आउट हुई वो कैसी होगी, कूल एयर होगी। आपके कूलर जो होते हैं वो इसी मेन फंक्शन पर वर्क करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।